दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस से निकलकर अब मैं पैदल यात्रा तय करता हुआ बस स्टैंड पर पहुंच गया था। मेरा दूसरा टारगेट था मेरा गांव, लेकिन इतनी रात को मुझे बस मिलेगी भी या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। ऊपर से यहाँ से कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं गुजरता था जिसके अंदर बैठकर मैं अपने गांव तक का सफर तय कर सकूं। ऐसे में मेरे लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी मैंने फोन निकालकर एक दो बार मयंक को फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन इतनी रात को कौन मेरा फोन उठाता। ऊपर से मैंने घर वालों के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। लगभग 1.5 साल के बाद मैं अपने घर के लिए निकला था। मेरे हाथ में 2 भारी भारी बैग थे जिनसे मुझे काफी दिक्कत महसूस हो रही थी। अब तक मुझे बस स्टैंड पर बैठे बैठे आधा घंटा बीत गया था, लेकिन मानो आज बस बंद हो गई थी। इसी बीच मेरी नजर एक और आदमी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो भी मेरे ही तरह वहाँ पर बैठे बैठे बस का वेट कर रहा था। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि इतनी देर से मुझे वो आदमी नजर नहीं आया था। अभी अभी जस्ट मैंने उस आदमी को यहाँ पर बैठे हुए देखा था, तो ऐसे में मैं उठा और उस आदमी के पास जाकर बोल पड़ा, अरे भाई साहब, लगता है आज बस आने वाले नहीं है और हमें पैदल ही घर जाना होगा। मेरी बात सुनकर वो आदमी एक टक मेरी तरफ देखता ही रह गया और फिर उसने बोला, मगर इतनी रात को तो इस सुनसान रास्ते पर पैदल सफर करना खतरे से खाली नहीं है। ऊपर से आपके पास तो 2 बैग भी मौजूद है। उसकी बात सुनकर मैं हंसते बोला, अरे भाई साहब, किस चीज का खतरा? वैसे भी गाँव जैसी बस्ती में कहाँ चोर डाकू होते हैं। बस परेशानी की बात यही है कि इन दोनों बैगों से मेरा कंधा टूटने लगा है और अब ये दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने बोला, यहाँ से रात 12:30 बजे से 1 के बीच में एक ऑटो गुजरता है। कहते हैं कि आप उस ऑटो वाले को जो कहेंगे वो वही करता है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ देना होता है। बदले का नाम सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। फिर मुझे लगा कि शायद ये आदमी यही कहना चाहता है कि वो थोड़ा पैसे ज्यादा लेता होगा, इसलिए मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई साहब, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहले यहाँ पर कोई ऑटो रिक्शा तो पहुँचे। रात के 12 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। मैंने अभी इतना ही बोला था कि तभी वो आदमी चुपचाप अपनी जगह से उठा और दूसरी तरफ चला गया। मैंने भी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने फोन में लग गया। इस सन्नाटे भरे अंधेरे में मेरा फोन एक मेरा सहारा था जो मुझे बोरिंग होने से बचा रहा था। अभी मैं फोन के ऊपर टिकटिकी लगाए हुए बैठा ही था कि तभी मुझे एक हेडलाइट की रोशनी नजर आई और उस रोशनी को देखते मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगी। अब मेरी आंखें बस उस हेडलाइट की रोशनी के ऊपर मानो अटक सी गई थी। मुझे किसी भी तरह से उस हेडलाइट वाली जगह तक पहुंचना था ताकि मैं उस साधन को रोककर आगे तक लिफ्ट ले सकूं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह हेडलाइट की रोशनी तो मेरे ही तरफ आ रही थी, हालांकि उस तरफ 3 रास्ते थे। ऐसे में यह अंदाजा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल था कि ये मेरी तरफ ही आएगी या फिर किसी दूसरे रास्ते की तरफ टर्न ले लेगी। लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी मुझे और चमकती नजर आ रही थी, वैसे वैसी बात साफ हो रही थी कि यह हेडलाइट वाली रोशनी इधर ही आ रही है। थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों के सामने का नजारा स्पष्ट हो गया। दरअसल मैंने देखा कि वो एक ऑटो रिक्शा ही था। मैंने तुरंत ही उसके सामने अपना हाथ दिखाया। जैसे मैंने उस ऑटो रिक्शा के सामने अपना हाथ दिखाया तो वो रिक्शा सीधा जाकर मेरे बगल में रुक गया। उसके अंदर सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था। शायद वो 40 से 50 साल का आदमी था। उस आदमी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और सामने ही देखते बोला, कहा जाना आपको? इस पर मैंने उस आदमी को अपने गांव का ठिकाना बता दिया। मेरा गांव यहाँ से तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर दूर पड़ता था, यानी कि इस ऑटो को वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग आधा घंटे से पौन घंटा लगने वाला था। दोस्तों, फिर क्या था, मैं उसके अंदर सवार हुआ और फिर अपने नए सफर को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। जब मैं उसके अंदर बैठा था तो मुझे लगा था कि अब मैं जल्द ही अपने घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज मेरी जिंदगी एक अलग ही मोड़ पर जाने वाली थी। मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसको सोचकर ही आदमी की रूह कपकपा जाए। धीरे धीरे ऑटो ने रफ्तार पकड़ना शुरू किया और इसी बीच मुझे उस आदमी की याद आई कि वो भी मेरे साथ सफर करने वाला था। लेकिन जब मैं रिक्शा के अंदर सवार हुआ था तो मुझे वहाँ पर दूर दूर तक वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आया था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे यही बताने आया था कि यहाँ से एक ऑटो भी गुजरती है।
अब तक ऑटो अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क पर भाग रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, वैसे भाई साहब आप इतनी रात को सड़क पर कौन सी सवारी इकट्ठा करते हैं? क्योंकि रात को तो कोई भी सफर ही नहीं करता। मेरी इस बात को उस आदमी के पास कोई जवाब ही नहीं था। फिर उस आदमी ने बोला, ये सड़क ही मेरा घर है, इसलिए मैं यहीं पर रहता हूँ और यहीं पर भटकता हूँ। 10 साल से मैंने इस सड़क को नहीं छोड़ा है। दोस्तों सच कहूँ तो उस आदमी की बातें इतनी ज्यादा अजीब थी कि जिसे सुनकर ही आदमी हैरानी में पड़ जाए। मैंने भी फिर उस आदमी से ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इस आदमी का मेंटल इशू है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल को चलाने लगा, लेकिन उसकी ऑटो में बैठने के बाद मानो मेरे मोबाइल का नेटवर्क कहीं पर गायब सा हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। इसी बीच मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है और उसकी सांसें मुझे अपनी गर्दन में महसूस हो रही है। उस गर्म हवा को महसूस करते ही मैं एकदम से पीछे पलट गया और जैसे मैं पीछे घूमा तो एक बार फिर से मुझे उस ऑटो ने सदमा दे दिया। दरअसल मैंने देखा कि ये तो वही आदमी था जो कि थोड़ी देर पहले मुझे इस ऑटो रिक्शा के बारे में बता रहा था कि मैं उस ऑटो को पकड़कर अपने गांव तक पहुंच सकता हूं। पर इस बार उस आदमी को अपने पीछे बैठा हुआ देखकर मैं उसकी तरफ घुटते देखने लगा और फिर मैंने उस आदमी से बोला, अरे भाई साहब आप तो मेरे सामने ऑटो के अंदर बैठे ही नहीं थे, फिर आप अचानक यहाँ पर कैसे पहुंचे? न ही तो उस ऑटो का ड्राइवर मुझसे कोई बात कर रहा था और न ही पीछे बैठा हुआ वो शख्स मेरी बातों पर ध्यान दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सभी लोग गूंगे हैं और किसी को बोलना ही नहीं आता। मुझे उस ऑटो के अंदर बैठे बैठे अब बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी के अभी मुझे इस ऑटो से नीचे कूद जाना चाहिए। खैर अब तक तो मैं इन चीजों को बर्दाश्त कर रहा था। फिर थोड़ी सी देर के बाद वो सब शुरू होने लगा, जिसके बारे में एक व्यक्ति अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं देख सकता था कि धीरे धीरे उस ऑटो के अंदर सर्दी पड़ने लगी है। वैसे तो इस समय गर्मियों का माहौल चल रहा था, लेकिन अचानक से ऑटो के अंदर ठंड का जमावड़ा होने लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऑटो को बंद करके चारों तरफ से एसी ऑन कर दी हो और वो ठंड इतनी ज्यादा जोर की थी कि मेरे दांत भी अब आपस में टकरा रहे थे। ठंड की वजह से मेरे हाथ पांव एकदम सुन्न पड़ने लगे। तभी मेरे पीछे बैठे उस आदमी ने बोला, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि आदमी लिफ्ट देने के बदले कुछ लेता है, वो ना हो ये जरूर तुम्हारे दिल लेना चाहता है। ये तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े करके उनमें से तुम्हारे दिल निकालना चाहता है। अब ये सुनते मेरे पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने उस आदमी की तरफ देखते बोला, अरे भाई पागल हो क्या, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इससे पहले कि मैं उस आदमी को थोड़ा और धमका पाता कि तभी उस ड्राइवर ने एकदम से पीछे पलटते बोला, वो सही बोल रहा है। जैसे इस बार मैंने उस ड्राइवर का चेहरा देखा तो मानो मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही सरक गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल मैंने देखा कि अब वो आदमी किसी भूतिया फिल्म में दिखने वाले हैवान की तरह लग रहा था। उसके कानों के ऊपर किसी चमगादड़ की तरह दिखने वाले 2 पंख नजर आ रहे थे और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। दोस्तों ये पल मेरे लिए इतना ज्यादा डरावना था कि मेरे हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त मेरे हाथ पर काम करते तो मैं ठीक उसी समय पर उस ऑटो से नीचे कूद जाता। उसके बाद चाहे मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए। फिर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि मेरे सर में किसी ने बहुत ही जोर से दे मारा हो। हालांकि मुझे इस चीज का दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन मेरा सर इतना ज्यादा भारी हो चुका था कि मैं इधर उधर की चीजों को भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अभी उसी ऑटो के अंदर था और वो ऑटो बड़ी हल्की रफ्तार के साथ एक सड़क पर भाग रहे थे। उस सड़क के दोनों तरफ मुझे गहरी खाई दिखाई पड़ रही थी। आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह के रास्ते को नहीं देखा था। अब तो मुझे उस ऑटो के अंदर कूदने से भी डर लगने लगा था, क्योंकि अगर मैं उस ऑटो के अंदर से कूदने की हिम्मत करता तो शायद उस खाई के अंदर गिर जाता और कभी भी वापस अपने घर नहीं जा पाता। हाँ, पर मेरी उम्मीद अब मानो खत्म होती जा रही थी। वो ऑटो ड्राइवर बस ऑटो चलाने पर ध्यान दे रहा था, लेकिन मेरे पीछे बैठा हुआ वो शख्स अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में उस ऑटो ड्राइवर ने बोला, अरे भाई साहब आपको ड्रॉप कहाँ करना है, आपने बताया नहीं? उसकी ये बात सुनकर मैं फिर से कंफ्यूज हो गया कि अभी अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने देखा था वो एक हकीकत थी या फिर मेरा कोई सपना।
उसने ऑटो को सड़क के बगल में रोक दिया और फिर मुझे उतरने को बोला। मैं भी तुरंत ही उस ऑटो से उतरा और फिर बाहर की तरफ देखने लगा। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि थोड़ी देर पहले जो खाई मुझे नजर आ रहे थे, अब वो भी कहीं गायब सी हो गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी पिशाच नजर आते तो कभी गहरी खाई दिखाई पड़ते। फिर मैंने उस आदमी को बोला, कौन हो तुम और मुझसे चाहते क्या हो? पहले तो उसकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर उसने बोला, मैं वही चाहता हूँ जो थोड़ी देर पहले चाह रहा था, यानी कि तुम्हारी मौत। अब मुझे विश्वास होने लगा था कि इतनी देर मैंने सपने को नहीं बल्कि हकीकत को देखा था, और अब ये आदमी तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि ये मुझे मार ना दे। लेकिन मैं भी मरना नहीं चाहता था। ऐसे में मैंने उस खाली पड़ी सड़क के ऊपर भागना शुरू कर दिया। मैं किसी पागल कुत्ते की तरह सड़क पर बस भागता ही जा रहा था, और वो पूरी सड़क एकदम खाली पड़ी थी। दोनों तरफ बड़े बड़े सागवान के पेड़ थे, और उस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं इस रास्ते पर पहले भी आ चुका हूँ। 1.5 साल से मैं अपने घर भी नहीं गया था। ऐसे में मैं गांव के रास्तों को भी लगभग भूल ही गया था। तभी मुझे सामने की तरफ एक चबूतरा दिखा। उस चबूतरे को देखकर मेरी यादें ताजा हो रही थी। मुझे मालूम पड़ गया था कि ये वही चबूतरा है जिसके ऊपर 2-3 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर ताश पत्ती खेला करता था। उसे देखते ही मेरे अंदर एक बार फिर से उम्मीद का दिया जगा, तो मैंने अपने कदमों को और भी तेजी से पटकना शुरू कर दिया। पर तभी मेरे बगल से एक ऑटो रिक्शा बहुत ही तेजी से निकली। वो ऑटो मेरे बगल से निकलकर सीधा सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई, और अब तक मैं समझ गया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ऐसे में मैंने सड़क के बगल में पड़े हुए 1-2 पत्थर उठाए और उस ऑटो रिक्शे के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। मैं जानता था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर पत्थर गिरने की आवाज से गांव के कुछ लोग इस सड़क पर भागते हुए आ जाएं, तो फिर मैं अपनी जान तो बचा ही सकता था। ऐसे में मैंने वो पत्थरों की बारिश जारी रखी। थोड़ी देर तक पत्थर लगातार फेंकने के बाद सड़क के ऊपर तेज आवाज से मुझे सामने के चबूतरे की तरफ से 2 आदमी इधर से भागते नजर आने लगे। उन्हें देखते ही मेरा पूरा पसीना सूख गया और मेरे अंदर हिम्मत फिर से बढ़ने लगी। दूसरी पल मैंने देखा कि वो ऑटो रिक्शे वाला अब कहीं पर गायब हो गया था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो लोग भागते हुए मेरे बहुत करीब आ गए थे। जैसे उन्होंने मुझे इस तरह की हरकतें करते देखा तो वो मुझे डराने लगे। लेकिन बाद में मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ। तब जाकर वो मुझे मेरे घर तक लेकर गए। घर पर जाने के बाद मुझे वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अपने साथ इस भयंकर घटना के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर सभी लोग बस मेरा मुंह ताकने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी मैं किस भयानक बला से लड़कर आया हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे जो बताया वो भी हर किसी को अंदर से डरा देने वाला था। दरअसल उनका कहना था कि पिछले 4 महीने में गांव के अंदर 5 लड़के इसी तरह गायब हो गए हैं, पर किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। और ये सब कांड शनिवार के दिन ही होता है। मैं भी आज शनिवार के दिन ही घर आया था, और इत्तेफाक कुछ ऐसा बैठ गया कि मेरी मुलाकात उस पिशाच के साथ हो गई। लेकिन मेरे घर वालों का कहना था कि तुम्हारे ऊपर से उस चीज का साया इतनी जल्दी नहीं हटने वाला। अगर तुम्हें अपने आप को नॉर्मल करना है तो उसके लिए बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। पर अब जो भी हो, मुझे इस चीज से पीछा तो छुड़वाना ही था। इसलिए मैंने अपने घर वालों को बता दिया कि जो भी करना होगा मैं करने को तैयार हूँ। बस किसी तरह से मैं दोबारा इस तरह की चीजों में ना फंसो। आज मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले इस तरह का डर कभी महसूस ही नहीं किया था। न ही जिंदगी में कभी भूत प्रेत को विश्वास के तौर पर लिया था। मैं समझता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बस लोग कहानी बनाकर टाइम पास के लिए सब बातें करते हैं। लेकिन आज जब इनसे सामना हुआ तो मेरा पूरा सोचने का अंदाज ही बदल गया। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि राजस्थान में एक दरगाह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिसके साथ भी भूत प्रेत की घटनाएं होती हैं, वो एक बार वहां जाकर वापस आता है तो उसके बाद उसके साथ हुआ कोई भी हादसा कुछ पल के अंदर समाप्त हो जाता है। कहते कि कोई भी ऊपरी शक्ति उसके बाद आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। अब ये सुनने के बाद मैंने दूसरे दिन एक गाड़ी बुक की और अपने पूरे परिवार के साथ उस दरगाह के लिए निकल गया। उस दरगाह में पहुंचने के बाद वहाँ के कुछ बाबा ने हमसे पूछा पूजा करवाई है कि नहीं, और साथ ही उन्होंने मुझे कुछ बहुत सी चीजों का ध्यान रखने को बोला, क्योंकि जिस प्लेस से मेरा पाला पड़ा था वो कोई नॉर्मल भूत नहीं था। मैंने सुना था कि उसने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया है
और जितने खून उसके हाथों से हुए हैं वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता गया है। दोस्तों, अगर मैं कुछ दिनों के लिए और भी देरी करता तो शायद वो भी मेरा हाल बाकी लड़कों की तरह कर देता। फिर उसके बाद से गांव वालों ने धीरे धीरे उस गांव को एक खाली करना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव का कोई भी शख्स नहीं चाहता था कि उनके घर की औलाद इस तरह से अपनी जान गंवा दे। पर मैं कभी भी रात के समय उस गांव से कभी नहीं गुजरा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।